अब मेरे बहनों भाइयों हमारी अगली थ्योरी है, और इनफैक्ट हमारी आखिरी थ्योरी है, वो है क्रिटिकल थ्योरी। हमारी अगली थ्योरी है और हमारी आखिरी थ्योरी है क्रिटिकल थ्योरी। उसके बाद हमारी दो अप्रोचेज हैं, बिहेवियरल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच, वो मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक हो गया? लेकिन पहले हम क्रिटिकल थ्योरी को देखना शुरू कर देते हैं। शुरू करें मेरा बच्चा? सोनी, मैं एक एनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, मेरी एनोलॉजी पे गौर करिए। नवाल, मैं एक एनोलॉजी बिल्ड करने लगा हूं, ठीक है? मेरी एनोलॉजी पे गौर करिए, पूरी क्रिटिकल थ्योरी समझ आ जाएगी। नवाल, मेरे और तेरे दरमियान जी कर सकते हैं। शहबाज, आसान बात कि जब भी आप रोल ऑफ मीडिया का आर्गुमेंट दे रहे हो, बात खत्म। समझ आ गई? जब भी आप रोल ऑफ मीडिया का आर्गुमेंट दे रहे हो, बात खत्म, मुकम्मल हो गई, समझ आ गई। अब मेरी एनोलॉजी को जरा समझ लो। नवाल बेटा, मेरे और तेरे दरमियान कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है। आयशा, मैं तुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं? ये किसी बात वाले टाइम में मेरे से पूछें कि ऐसे में कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक हो गया? बता दूंगा ये कैसे करते हैं। अच्छा, ये बात को जरा गौर से जरा समझो। मेरे और नवाल के दरमियान एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है। ठीक हो गया? अब हम दोनों के दरमियान उस आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट की बुनियाद पे, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पे हमारे दरमियान एक मुद्दत तक चपीश रहती है। हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, एक दूसरे को कुटते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। मैं इसका व्यू पॉइंट नहीं मानता, ये मेरा व्यू पॉइंट नहीं मानती। एट सम पॉइंट मुझे नवाल के आर्गुमेंट के सामने सरेंडर करना पड़ता है। यहां तक बात समझ आ गई? अब मैंने इसके आर्गुमेंट के सामने सरेंडर तो कर दिया, लेकिन मैंने दिल से इसका आर्गुमेंट माना नहीं। ठीक हो गया? तो जब ये मेरे सामने होती है तो मैं कहता हूँ, वाह नवाल, तू तो बड़ी इंटेलिजेंट है, तू तो बड़ी कमाल है, तेरा नजरिया तो बड़ा जबरदस्त है, तेरा सोच तो बड़ी जबरदस्त है, तेरा सिस्टम तो बड़ा जबरदस्त है, तेरा मॉडल तो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन जैसे ही नवाल, ठीक है, ब्रेक टाइम में चिप्स खाने जाती है, तो मैं शिजा को कहता हूँ मनहूस है, घटिया है। ठीक हो गया? इसका निजाम तो बड़ा खराब है। ठीक है? निजाम, इसके निजाम ने तो पूरी क्लास का निजाम तबाह कर दिया। ठीक है? निजाम, इसके निजाम को चेंज होके कुछ ऐसा निजाम आना चाहिए, ऐसा निजाम आना चाहिए जो, ठीक है, सबको फेवर करता हो। यह निजाम तो सिर्फ और सिर्फ नवाल को फेवर करे। एनालॉजी समझ आ गई? ठीक हो गया? अब मेरे बहनों भाइयों, जब तक कोल्ड वॉर चल रही थी तो एक साइड पे थे कैपिटलिस्ट, एक साइड पे थे कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट हार गए। कम्युनिस्ट किन आइडियल से इंस्पायर्ड थे नवाल? मार्क्सिस्ट आइडियल से इंस्पायर्ड। कम्युनिस्ट किन आइडियल से इंस्पायर्ड थे? वो मार्क्सिस्ट आइडियल से इंस्पायर्ड थे। ठीक हो गया? तो हुआ क्या? मिसबा, बात जरा समझिए। कैपिटलिस्ट हार गए, कैपिटलिस्ट जीत गए, मार्क्सिस्ट या कम्युनिस्ट हार गए। ठीक हो गया? अब एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स उठा, ठीक हो गया, जो उठते बैठते खाते पीते, उठते बैठते खाते पीते कैपिटलिज्म के निजाम से कीड़े निकालता है। मिसबा, बात समझ आ गई?
जो उठते बैठते खाते पीते कैपिटलिज्म के निजाम से निकालता है कीड़े, ठीक। और वो कहता है कि ये निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है, ये निजाम घटिया है, इस निजाम से जान छुड़वानी चाहिए, ठीक हो गया। इस निजाम से अमेंसिपेशन हासिल करनी चाहिए। सबसे कीवर्ड क्या है? अमेंसिपेशन। इस निजाम से इस निजाम से एमेंसिपेशन हासिल करनी चाहिए, छुटकारा हासिल करना चाहिए, ठीक हो गया। तो जब उनसे पूछा जाता है कि कैसा निजाम हो, तो नवाल वो कहते हैं ऐसा निजाम हो जिसमें बराबरी हो, कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सारी ओनरशिप स्टेट के पास हो, सारे बराबर हों, सारे साथ साथ रहें। तो फौरन लोग कहते हैं कि तुम तो मार्क्सिज्म की बात कर रहे हो, तुम तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज की बात कर रहे हो। तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमारी तो अपनी सोच है, हमारा तो मार्क्सिज्म से कोई ताल्लुक नहीं। पूरी कहानी समझ आ गई? ऐसे ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो हैं तो मार्क्सिस्ट, लेकिन अपने आप को मार्क्सिस्ट के तौर पे आइडेंटिफाई नहीं करते। वो उठते बैठते हर सिनेरियो में डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, सिक्का राइजुल वक्त, यानी कैपिटलिज्म के निजाम से निकालते हैं अनम पुत्र कीड़े, ठीक हो गया। कैपिटलिज्म के निजाम से निकालते हैं कीड़े, और वो ये कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म का निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है, हमें इस निजाम से छुटकारा हासिल करना चाहिए, ठीक हो गया। ऐसे, ठीक है, ऐसे स्कॉलर्स को कहते हैं क्रिटिकल थ्योरिस्ट, और उनकी अजम्पशंस को क्या कहते हैं? क्रिटिकल थ्योरी। पूरी बात समझ आ गई? पूरा नैरेटिव समझ आ गया क्रिटिकल थ्योरी का? समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो रेफरेंस नोट कर लो, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी क्या करेगी? ये एमेंसिपेशन का मुतालबा करेगी। शिजा, किस चीज से एमेंसिपेशन? डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर, डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर। और वो डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर कौन सा है? वो डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर कैपिटलिज्म। गुड शाबाश, गुड शाबाश, गुड शाबाश, ठीक है। रेफरेंस नोट कर लो, पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 92 टू 98। पार्ट 1 चैप्टर 2 पेज 92 टू 98, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, बात जरा समझिएगा। अब मैंने, नवाल, कहानी जरा समझी, कहानी जरा समझी। नवाल, अब मुझे तुझे पढ़ानी है क्रिटिकल थ्योरी। नवाल, मैंने तुझे पढ़ानी है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ानी पड़ेगी नियो रियलिज्म, और नियो रियलिज्म समझने के लिए मुझे तुझे कराना पड़ेगा, सॉरी, मैंने तुझे करानी है क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी तुझे समझाने के लिए मुझे तुझे करानी पड़ेगी नियो मार्क्सिज्म, और नियो मार्क्सिज्म करवाने के लिए मुझे, समझाने के लिए मुझे तुझे समझानी पड़ेगी मार्क्सिज्म। तो मैं पहले समझाऊंगा मार्क्सिज्म, फिर मैं समझाऊंगा नियो मार्क्सिज्म, और फिर मैं समझाऊंगा क्रिटिकल थ्योरी, ठीक हो गया। तो हम शुरू करने लगे हैं मार्क्सिज्म से। हम कहां से शुरू करने लगे हैं? मार्क्सिज्म से। शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। पहले मार्क्सिज्म, फिर न्यू मार्क्सिज्म, और फिर क्रिटिकल थ्योरी। अब मेरी लाइटर नोट पे एक मेरा आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट सुन लीजिएगा, ठीक हो गया। उस आर्गुमेंट को माइंड नहीं करना। और में से कई लोगों ने सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज वगैरह रखी होगी, ठीक हो गया। अब जब आपको ने मार्क्सिज्म पढ़ी होगी किसी से, तो जब मार्क्सिज्म पढ़ाया जाता है ना, तो मार्क्सिज्म को
मुंह टेढ़ा कर करके इतना मुश्किल करा के पढ़ाया जाता है। एक प्रोलेटेरिएट होते हैं, एक बर्जुआसीज होते हैं, क्लास कॉन्सेप्ट होता है। बंदे को लगता है पता नहीं कौन सी रॉकेट साइंस है। बात समझ आई या नहीं है? यानी इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाएंगे, इतना कॉम्प्लिकेट करके पढ़ाएंगे तो लगेगा कि ये कोई म्यूजिक थ्योरी है, और म्यूजिक वालों को लगेगा कि ये कोई, ठीक हो गया, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। ठीक है बच्चों, एक मार्क्सिज्म पढ़ाते हैं सोशियोलॉजी वाले, मुझे वो मार्क्सिज्म नहीं आती, मुझे सीधी सी मार्क्सिज्म आती है। ठीक हो गया, मैं वो सीधी सी मार्क्सिज्म पढ़ाऊंगा। तो जिन लोगों ने जेंडर स्टडी सोशियोलॉजी रखी हुई है वो अपनी मार्क्सिज्म उधर पढ़ लीजिएगा। वहां पे इंशाल्लाह ताला आपको काफी ज्यादा शाफी तसल्ली के साथ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कि एक्चुअली वन इज प्रोलेटेरिएट एंड अदर इज प्रोग्रेसिव। मेरे से इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, अब प्लीज बात जरा समझनी। मार्क्सिज्म बड़ी आसान सी बात है, दो लाइनर। ठीक है राबिया बेटा, टू लाइनर बात है। मार्क्सिज्म कहता है कि पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है, ठीक है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन। सोनी, मेरे जुमले पे गौर किया? मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और मसले का हल है क्लास लेस सोसाइटी। पूरी दुनिया का मसला क्या है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मसले का हल है क्लास लेस सोसाइटी। पूरी थ्योरी समझ आ गई? मसला क्या है? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मसले का हल है क्लास लेस सोसाइटी। अब मेरी बात को जरा समझना है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा कि आपको दुनिया में, दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला है वो है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। अब क्लास क्या होती है? क्लास होती है मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी। नवाल, क्लास क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंस इन द सोसाइटी। पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम। ठीक है, तबकाती तकसीम, पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम, अमीर गरीब, खाता पीता, भूखा नंगा, ठीक हो गया, चूड़ चौक वाला, ठीक है, डीएचए वाली। ठीक है, तो पैसे की बुनियाद पे मुआशरे में तकसीम कहलाती है क्लास डिफरेंस। और जब उस क्लास डिफरेंस की बुनियाद पे मुआशरे के अंदर, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन आ जाएगी तो वो कहलाएगी क्लास एक्सप्लॉयटेशन। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। अब कार्ल मार्क्स कहता है कि क्लासेस भी दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक है एक्सप्लॉइटर क्लास, एक है एक्सप्लॉइटेड क्लास। एक है एक्सप्लॉइटर क्लास, एक है एक्सप्लॉइटेड क्लास। बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? कार्ल मार्क्स ने मसला क्या प्रेजेंट किया? पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉइटेशन। और क्लासेस कितनी हैं? दो। एक वो क्लास जो एक्सप्लॉइट करती है, और एक वो क्लास जो एक्सप्लॉइट होती है। अब जो क्लास एक्सप्लॉइट करती है उसके लिए उसने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो था बर्जियोसिस। ठीक है, इसे डिफरेंट लफ्जों, नामों से बोला जाता है, बर्गियोस भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्लास है बर्जोसिस और एक क्लास है प्रोलिटेरियट्स। जो क्लास एक्सप्लॉइट होती है वो है प्रोलिटेरियट्स। ठीक है, और जो क्लास एक्सप्लॉइट करती है वो कहलाती है बर्गियोस। ठीक हो गया? अब एक्सप्लॉइटर क्लास वो है जो मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है। एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? नवाज, मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, अब नवाज जरा समझी, मैं हूं इंजीनियर, ठीक है,
प्रोलिटेरिएट वो है जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करती है, यानी स्किल को ओन करती है। अब कहानी जरा समझिएगा, ठीक है शहबाज, कहानी जरा समझिए। देखो, एक साइड पे है अनम बेटा, अगर मेरे से समझ लेगी ना तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है प्लीज। एक साइड पे है, ठीक है, एक्सप्लॉइटर क्लास, एक साइड पे है मरियम नवाज, दूसरी साइड पे है गरीब किस्म का सिविल इंजीनियर, ठीक है, गरीब किस्म का इंजीनियर। अब मरियम आपा के पास है वो फैक्ट्री, वो मीन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जो कोई प्रोडक्शन देगी उसके नतीजे में मरियम आपा की फैक्ट्री सोना उगलेगी। लेकिन मरियम आपा के पास स्किल नहीं है, स्किल है हसन अली गोंदल के पास। बात समझ आई नहीं है? तो हसन अली गोंदल अपने स्किल की बुनियाद पे उस फैक्ट्री में काम करेगा। हसन अली गोंदल की मेहनत से उस फैक्ट्री में लगेंगे 4 चांद। हसन अली गोंदल की मेहनत से वो, ठीक है, फैक्ट्री सोना उगलेगी। हसन अली गोंदल की मेहनत से वो फैक्ट्री वेल्थ को जनरेट करेगी। हसन अली गोंदल से की मेहनत से वो फैक्ट्री प्रॉफिट कमाएगी। यहां तक कहानी समझ आ गई? लेकिन ठीक है, जब प्रॉफिट कमाएगी तो हसन अली गोंदल अमीर नहीं होगा, बल्कि अमीर होंगी मरियम आपा रहमतुल्लाह अलैह। ठीक है, मरियम आपा के पास है, ठीक है, ओनरशिप किस चीज की? मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ठीक है, ये जहांगीर तरीन की कहानी है, ये नवाज शरीफ की कहानी है, ये मंशा साहब की कहानी है, ठीक है, ये खुसरो बख्तियार की कहानी है, ये मलक रियाज की कहानी है। उनके पास क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ की ओनरशिप। अब ये लोग ठीक है हायर करेंगे गरीब बंदों को, गरीब इंजीनियर्स को, गरीब डॉक्टर्स को, गरीब एक्सपर्ट्स को। वो अपनी मेहनत करेंगे और उनकी मेहनत से वो मीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन देगी, वो प्रोडक्शन प्रॉफिट देगी और वेल्थ जनरेट करेगी। और जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, इमरान खान, मंशा, ठीक है, मलक रियाज, ये अमीर से अमीर तक होते जाएंगे। लेकिन जो बंदा मेहनत कर रहा है उससे बड़े मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, बड़े मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे, जिससे हार्डली वो अपनी लाइफ की नेसेसिटीज को पूरा कर सकेगा। ठीक हो गया? चुनाचे मेरी मेहनत से मरियम आपा की फैक्ट्री के ऊपर 4 चांद लगेंगे। मरियम आपा बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदेंगी, मरियम आपा महंगे महंगे शूज खरीदेंगी, मरियम आपा, ठीक है, अपने मुंह पे परमानेंट मेकअप लगाएंगी। और हसन अली गोंदल अपनी जिंदगी की बेसिक जरूरियात से ही निकल नहीं पाएगा। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? बच्चों यहां तक बात समझ आ गई हीर बेटा? अब ये कहता है कि भाई मरियम आपा अमीर से अमीर तक होती जाएंगी। नवाल अगली बात का समझिए। अब कार्ल मार्क्स ने कहा कि, ठीक है, मेजॉरिटी रिसोर्सेस को ओन करेगी एक छोटी सी कैपिटलिस्ट क्लास, यानी बरगोसिस, ठीक है, एक माइनॉरिटी होगी, लेकिन वो 80% रिसोर्सेस पे काबिज होंगे। ठीक हो गया? लेकिन प्रोलिटेरियट्स, ठीक है, मेजॉरिटी होंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के थोड़े से रिसोर्सेस के ऊपर गुजारा करेंगे। ठीक है, तो हसन अली गोंदल जब मेहनत करेगा,
लेकिन जब उसे लगेगा कि साला मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन अय्याशी मरियम आपा करती हैं, तो वो कहेगा कि भाई मुझे अपने हकूक के लिए खड़े होना चाहिए। वो क्या कहेगा? मुझे अपने हकूक के लिए खड़े होना चाहिए। तो एक रोज हसन अली गोंदल के सर पे चढ़ेगी और वो अपने हकूक के लिए खड़ा होगा। वो मरियम आपा के पास जाएगा और उसे कहेगा, मरियम आपा मुझे मेरे हकूक दे। ठीक हो गया? अब मरियम आपा कहेंगे कि तुम कौन? तो हसन अली गोंदल कहेगा कि मैं आपकी इत्तेफाक फाउंड्री में मैनेजर ऑपरेशंस। ठीक है? मरियम आपा कहेंगी तुमने क्या कर रखा है? हसन अली गोंदल कहेगा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है। ठीक है? वो पूछेगी तुम कितने अरसे से इधर काम कर रहे हो? मैं कहूंगा मैं 10 साल से इधर काम कर रहा हूँ। वो कहेगी कि तुम कितनी तनख्वाह लेते हो? ठीक है? मैं कहूंगा कि मैं 2 लाख रुपया तनख्वाह लेता हूँ। वो कहेगी नौकरी करनी है कर, नहीं तो मैं तुझे रिप्लेस करके 20-20 हजार पे तेरे एक की बजाय 2 लाख में 10 इंजीनियर रख लूं। बात समझ आई या नहीं है? तो जब भी कोई भी प्रोलिटेरियट्स का आदमी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपने राइट्स के लिए खड़ा होगा, तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा विद इवन मोर चीपर लेबर, क्योंकि प्रोलिटेरियट्स मेजॉरिटी में हैं और प्रोलिटेरियट्स की कोई और कमी नहीं है। चुनाचे मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। मैं कहूंगा कि मरियम आपा आप मुझे लुक्स भी कराएं, मुझे ठुडे भी मारें, मुझे 100 प्याज भी खिलाएं, मैं जिंदाबाद मरियम आपा भी कहूंगा। ठीक हो गया? मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप चेहरे से परमानेंट मेकअप उठाएं, और मैं ये भी कहूंगा कि आप दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत। ठीक हो गया? तो ये कहता है कि इस बुनियाद पे सोसाइटी दो एक्सट्रीम्स में डिवाइड हो जाएगी। अमीर अमीर से अमीर तर होते जाएंगे और प्रोलिटेरियट्स एक खास साइकिल से नहीं निकल सकेंगे। चुनाचे क्लास डिफरेंस मुआशरे में बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे क्लास डिफरेंस बढ़ता जाएगा, क्लास एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। चुनाचे ठीक है, इस ओनरशिप की साइकिल की वजह से पूरा मुआशरा मटीरियल डायलेक्टिकलिज्म का शिकार हो जाएगा। यानी मादा, पैसे, मादियत पसंदी, मटीरियलिज्म की बुनियाद पर मुआशरा दो एक्सट्रीम्स में बढ़ जाएगा। मुआशरे में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जाएगी, मुआशरे में डिस्पैरिटी बढ़ती जाएगी, मुआशरे में गैप बढ़ता जाएगा, और मुआशरे में एक्सप्लॉयटेशन बढ़ती जाएगी। ठीक हो गया? तो ये कहता है कि कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर आप इस तबकाती तकसीम से बचना चाहते हैं, ठीक हो गया, अगर आप इस मटीरियल डायलेक्टिकलिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीकेकार है। और वो तरीकेकार क्या है? वो तरीकेकार है कि आप वो तरीकेकार क्या है? वो तरीकेकार है कि आप मेरे बहनों भाइयों, ठीक है, ये कहता है कि आप लोग इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को खत्म करने का क्या तरीकेकार है कि मुआशरे के अंदर से, ठीक है, मुआशरे के अंदर से हर तरीके से प्राइवेट ओनरशिप को खत्म किया जाए, प्राइवेट मींस ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप को खत्म किया जाए, सारी प्रोडक्शन मींस ऑफ प्रोडक्शन को ओन करे स्टेट, हर बंदा स्टेट की ओनरशिप पे जाके अपना स्किल कंट्रीब्यूट करे। ठीक है? हर किसी को उसके स्किल के अकॉर्डिंगली वेजेस मिले, और स्टेट हर किसी की ओनरशिप लेते हुए बगैर किसी डिफरेंस के हर किसी को इंश्योर करे रोटी, कपड़ा और मकान। चुनाचे अनम भी रहेगी फ्लैट में, मैं भी रहूंगा फ्लैट में। अनम भी जाएगी सरकारी बस में, मैं भी जाऊंगा सरकारी बस में। अनम भी पहनेगी वही कपड़े जो कपड़े पहनूंगा मैं। अनम भी खाएगी कद्दू, मैं भी खाऊंगा कद्दू। ये कहता है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अनम भी सुबह उठ के कहां पे जाएगी?
मैं भी सुबह उठ के काम पे जाऊंगा, हमारे पास प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई नहीं आ सकती, प्राइवेट बिजनेस कोई नहीं आ सकता। हमने सरकार की मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूट करना है। सरकार बगैर किसी डिफरेंस के हर किसी को रोटी कपड़ा और मकान देगी, और जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो उसकी बुनियाद पे हर किसी को वेजेस मिल जाएंगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो कार्ल मार्क्स कहता था कि पूरी दुनिया का मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन, और मसले का हल है क्लासलेस सोसाइटी। फिर अगले रोज मरियम आपा भी फैक्ट्री में और मैं भी फैक्ट्री में, तो मरियम आपा से काम तो होगा नहीं, तो मैं काम भी करूंगा और थोड़ी थोड़ी मरियम आपा को झुकते में भी मारूंगा कि मुझे क्यों निकाला। ठीक हो गया? अब कभी आओ ना मर्दान खुशबू लगा। डन होगी पूरी कहानी। बच्चों मार्क्सिज्म समझ आ गया? मुझे ये आसान वाला मार्क्सिज्म आता है, जो मुंह टेढ़ा करने वाला है वो किसी और से पढ़ लेना। सीधी बात, नो बकवास। क्लियर हो गया? आगे चलूं? आगे चलते हैं। हाँ मेरे बहनों भाइयों, अगली है न्यू मार्क्सिज्म। ठीक है, न्यू मार्क्सिज्म। न्यू मार्क्सिज्म, देखो मार्क्सिज्म के ऊपर आपने सिर्फ दो बातें याद रखनी। ठीक है, मसला है क्लास एक्सप्लॉयटेशन। वाह शबाश जी, यही क्रक्स है। समझ गया है, तेरे सेल वीक हुए में। अब अगली बात जरा समझो बच्चों। मार्क्सिज्म का मसला क्या था? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। और मसले का हल क्या था? क्लास लेस सोसाइटी। ऐसा ही है। अब मेरे बहनों भाइयों, हमारी अगली थ्योरी है न्यू मार्क्सिज्म। हमारी अगली थ्योरी क्या है? न्यू मार्क्सिज्म। तेजी से न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस नोट करें। तेजी से न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस नोट करें। और थीसिस क्या है? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। न्यू मार्क्सिज्म का थीसिस क्या है? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यानी जैसा मुआशरे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, वैसे ही पूरे के पूरा माशरा शेप हो जाएगा। बच्चों ओके? जैसा मुआशरे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होगा, वैसा ही पूरे का पूरा मुआशरा बन जाएगा। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सबर कर बताता हूँ। मेरा बेटा बताता हूँ। द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अब मेरा बेटा, ठीक है, सोसाइटी बेसिकली 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस का मजमूआ है। सोसाइटी बुनियादी तौर पे 5 सोशल इंस्टीट्यूशंस का मजमूआ है। यानी 5 सोशल इंस्टीट्यूशन मिलके पूरी की पूरी सोसाइटी को शेप देंगे। तो मेरा ये आर्गुमेंट समझ आ गया? अब ये 5 सोशल इंस्टीट्यूशन हैं: फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। ठीक है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन,
इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। अगर पानी मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ठीक है, फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। बच्चों यहां तक बात समझ आई या नहीं है? अब हर सोशल इंस्टीट्यूशन है सुनहरा पुत्र, कोई ना कोई सोसाइटी की फंडामेंटल नीड पूरी करनी। हर सोशल इंस्टीट्यूशन ने, फॉर एग्जांपल, हर इंसान की एक नीड है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, किनशिप की। ठीक है, इंसान की वो लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड को पूरा करना जिम्मेदारी है फैमिली इंस्टीट्यूशन की। मेरा बाप, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरा भाई। कहानी समझ आई या नहीं है? नंबर दो, दूसरा इंस्टीट्यूशन है रिलीजन। ठीक है, जो इंसान की स्पिरिचुअलिटी को, ठीक है, अपीज करता है, इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स को फुलफिल करेगा। मेरा खालिक कौन, मेरा मालिक कौन, किसने बनाया, क्यों बनाया, किस लिए बनाया, तख्लीक का मकसद क्या है, क्यों आया, क्या चंद चढ़ाने के लिए आया। ठीक हो गया? फिर कहीं फंस गया हो, ठीक है, अल्लाह मियाँ यहाँ से निकाल दे, मैं उम्रा करके आऊंगा। ठीक है, अल्लाह मियाँ प्लीज सीएसएस पास कर दे, शीजा, ठीक है, उम्रा करके आएगी। जैसे अल्लाह मियाँ को तो शीजा के उम्रे का इंतजार है। ठीक है, कहीं फंस गया, ठीक है, मान नहीं रही, तो वो मिन्नत से नहीं मानी, लो मन्नत मांग लेते हैं। तो इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स, ठीक है, डिवाइन की नीड्स, देयर इज समथिंग हु इज कंट्रोलिंग द होल ग्लोब। एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अगला इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन। एजुकेशन वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि इंसानों में वो स्किल्स इंपार्ट करे जिसकी बुनियाद पे इंसान अपनी लाइवलीहुड कमा सके। एजुकेशन वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि इंसान को के अंदर वो स्किल्स इंपार्ट करें जिसकी बुनियाद पे इंसान अपनी लाइवलीहुड कमा सके। ठीक हो गया? अगला इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमी। इकोनॉमी वो सोशल इंस्टीट्यूशन है कि जहां पे एजुकेशन के जरिए इंसान ने जो स्किल सीखी वो स्किल अप्लाई करे ताकि उसे लाइवलीहुड मिले। तो स्किल्स को अर्न करना इज एजुकेशन, और स्किल्स को अप्लाई करके पेट काफिर को भरना इज इकोनॉमी। और आखिरी सोशल इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स वो सोशल इंस्टीट्यूशन है जिसने ओवरऑल सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन रखना होता है, मीनिंग दैट कि इंसानों की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, वेलफेयर, ठीक हो गया, और फ्रीडम को इंश्योर करना होता है। यानी ओवरऑल वो सोशल इंस्टीट्यूशन जो इंसानों की जिंदगी में, ठीक है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी लाने का जिम्मेदार हो। ठीक है शीजा बेटा, तो ये 5 सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोनी बेटा, अब मैं अगर इन पांचों को मिला लूं, अगर मैं इन पांचों को मिला लूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरी की पूरी सोसाइटी है, ये पूरी की पूरी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है? क्या मैं कह सकता हूं? ठीक है, अब सोनी पुत्र, नियो मार्क्सिज्म की ये स्टेटमेंट नोट कर, इस थीसिस को नोट कर। नियो मार्क्सिज्म कहता था कि भाई पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा, सॉरी, पूरी सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाएगा जैसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। सोनी, और मेरा सोना बच्चा शिजा, राफिया, और ये क्लास में कोई मर्द नहीं है, जनानियों से बात कर करके मैं आ गया हूं। ठीक हो गया? तो मेरे बच्चों, मुझे एक बात का जवाब दो। ठीक है, प्लीज कामिल, मुझे एक बात का जवाब दो। ठीक है शहबाज, मैं तुम लोगों से सवाल पूछूंगा तासीर, तुम लोगों ने मुझे जवाब देना। तासीर, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी,
तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जिस मुल्क में होगी उस सोसाइटी के अंदर ज्वाइंट फैमिली ज्यादा सस्टेन करेगी या सेपरेट फैमिली? ज्वाइंट फैमिली। ठीक हो गया, ठीक, पकड़ लिया। नंबर 2, जहां पे पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर के गिर्द घूम रही है, वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस नॉर्म्स भी तो नेचर के सराउंड करेंगे या नहीं करेंगे? मेला मवेशियां, मेला चरागां, चढ़ावे, ठीक हो गया, करेंगे या नहीं करेंगे? लोग नेचर से क्लोज होने की वजह से, ठीक है, अलमाइटी से भी, डिवाइन पावर से भी क्लोज होंगे, होंगे या नहीं होंगे? ठीक है। अब एजुकेशन में क्या आएगा? एजुकेशन में बेसिक स्किल्स आएंगी, खेती बाड़ी, ठीक है, मवेशियों को पालना, एग्रीकल्चर की स्किल्स, एनिमल हस्बेंड्री की स्किल्स, ब्रीडिंग की स्किल्स, फार्मिंग की स्किल्स, ठीक है, तरखान की स्किल। तो स्किल्स भी नेचर सेंटर्ड होंगे, हाँ या ना? और पॉलिटिक्स में कौन आएगा? पॉलिटिक्स में कौन आएगा? लैंडलॉर्ड्स, फ्यूडल लॉर्ड्स। बात समझ आई या नहीं आई? तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी ने ही फैमिली सिस्टम को अफेक्ट किया, उसे ने ही एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट किया, उसी ने ही पॉलिटिकल क्लास को डिटरमिन किया, उसी ने ही रिलीजियस प्रैक्टिसेस को डिटरमिन किया। चुनाचे पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी दुनिया का स्ट्रक्चर, ठीक है, पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर घूमेगा अराउंड, ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक मॉडल। सुमेरा, पॉलिटिक्स में फ्यूडल इसलिए आएंगे क्योंकि फ्यूडल ही तो पावरफुल होंगे। तू आ जाए मलंगनी, ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, इकोनॉमी एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बजाय आ गई इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को ज्वाइंट फैमिली फेवर करेगी या स्प्लिट फैमिली? इंडस्ट्रियलिस्ट को ज्वाइंट फैमिली फेवर करेगी या स्प्लिट फैमिली? सिंगल फैमिली, ठीक हो गया। ज्वाइंट फैमिली होगी तो उसकी बनास्पति का एक टीन बिकेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर स्प्लिट फैमिली होगी तो उसकी जगह उसके 50, ठीक है, डब्बे बिक जाएंगे। फिर, ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान हमेशा किसके साथ जाके खड़ा होगा? हक हक के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ठीक है। रिलीजन क्या होगा? रिलीजन के अंदर क्या होगा? ठीक है, रिलीजन में लिबरल क्लास आ जाएगी। एक्चुअली मैं तो नमाज पढ़ लेता हूँ, इसके अलावा मुझे मजहब से कोई लेना देना नहीं, हाँ कज़ा पढ़ लेता हूँ सुबह फजर की टाइम, आँख नहीं खुलती वगैरह वगैरह, ठीक हो गया। एजुकेशन में क्या आ जाएगा? ऑडिटिंग, अकाउंट, इंजीनियरिंग, एमबीए, क्या कर लेते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लेती हूँ, इसके अलावा फिर जरूरत पड़े तो मुंह बना लेती हूँ, ठीक हो गया। तो एजुकेशन में क्या आ जाएगा? ठीक है, इंटेंजिबिलिटीज ज्यादा आ जाएंगी। और पॉलिटिक्स में जहांगीर तरीन आएगा, नवाज शरीफ आएगा, खुसरो बख्तियार आएगा, मंशा आएगा, मलक रियाज आएगा, ठीक है, चौधरीज आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास आएगी। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। थीसिस समझ आ गया? थीसिस समझ आ गया? ठीक है, हम इस पर मेरी बात पे गौर करें, ये बात पे गौर करिए, ठीक है। अब नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि पूरी दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस वक्त कैपिटलिज्म है। पूरी दुनिया का इकोनॉमिक निज़ाम किस चीज पे बेस कर रहा है? पूरी दुनिया का इकोनॉमिक निज़ाम बेस कर रहा है कैपिटलिज्म पे। और कैपिटलिज्म का निज़ाम है एक्सप्लॉयटेटिव। कैपिटलिज्म का निज़ाम कैसा है? एक्सप्लॉयटेटिव। इसीलिए हमें पूरी दुनिया में
एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है। ठीक हो गया। नियो मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं? पूरी दुनिया का इस टाइम जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो है कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म का निजाम एक्सप्लॉयटेटिव है। इसीलिए इसीलिए ठीक है, इसीलिए आप, ठीक है, इसीलिए आपको पूरी दुनिया की सोसाइटी के हर एलिमेंट में एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है। ठीक हो गया बच्चों, मैं दोबारा बता रहा हूं। नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि इस टाइम पूरी दुनिया की इकोनॉमी बेस कर रही है कैपिटलिज्म पे, और कैपिटलिज्म का सिस्टम एक्सप्लॉयटेटिव है। इसीलिए हमें पूरी दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन नजर आती है। ठीक हो गया, क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटेटिव है, इसीलिए डोमिनेंट सोशल ऑर्डर, ठीक है, जिस निजाम पे बेस कर रहा है वो है कैपिटलिज्म। लाफिया बेटा, डोमिनेंट एग्जिस्टेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर किस चीज पे बेस कर रहा है? कैपिटलिज्म पे। क्योंकि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव है, इसलिए पूरे का पूरा ग्लोबल सोशल इकोनॉमिक, पूरे का पूरा ग्लोबल सोशल ऑर्डर, डोमिनेंट सोशल ऑर्डर एक्सप्लॉयटेटिव है। चुनाचे, ठीक है, पूरी दुनिया में जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी वजह यह है कि, ठीक है, पूरी दुनिया का मुआशी निजाम ही एक्सप्लॉयटेटिव। नियो रियलिज्म समझ आ गया? नियो रियलिज्म समझ आ गया या मजीद समझाने की जरूरत है? चौकस हो गया नियो रियलिज्म, नियो मार्क्सिज्म, सॉरी। ठीक है, तो मेरे बहनों भाइयों बात जरा समझिएगा। मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? क्लास एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंगली मसले का हल क्या? क्लास लेस सोसाइटी। नियो मार्क्सिज्म का थीसिस क्या? पूरी दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर वैसा हो जाता है जैसे उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो। और उसका कंक्लूजन क्या? कि क्योंकि दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैपिटलिज्म है और वो एक्सप्लॉयटेटिव है, इसीलिए सोसाइटी में हर जगह के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। माँ भी ज्यादा उस पुत्र से प्यार करती है जो ज्यादा पैसे ला के देता है। बीवी सिर्फ आपकी तब इज्जत करती है, ठीक है, जब आप उसकी जेब भरते हो, उसे शॉपिंग कराते हो। मौलाना फजलुर रहमान हक के साथ कभी नहीं खड़ा होता, ठीक है, हक हक के साथ खड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में भी एक्सप्लॉयटेशन है। ठीक है, रूट्स वालों को पता है कि अगर सरकारी स्कूल ठीक हो गया तो रूट्स डी रूट हो जाएगा, बीकन हाउस वालों की बीकन बुझ जाएगी। और पॉलिटिक्स के अंदर भी लोग इसलिए आते हैं कि ताकि वो पॉलिटिक्स के अंदर आके ऐसा ही कानून साजी कर सकें जो उनकी अपने कारोबार को फेवर करती हो। तो द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। बच्चों अगर यहां तक बात समझ आ गई तो ओके कॉल दो, चौकस कॉल दो। अब मुझे एक बात बताइएगा, वैल्यू सिखाना किसका काम है नवाज? या फैमिली का या रिलीजन का? ऐसा ही है, सीधा ऐसा ही है। स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग सिखाना किसका काम है? फैमिली का या रिलीजन का? सही या गलत में तमीज सिखाना किसका काम है? फैमिली का या रिलीजन का? ऐसा ही है। अब शीजा, अगर मैं गलत नहीं, तो जब हमने नेशन स्टेट सिस्टम पढ़ा था तो क्या वो ये कहता था कि रिलीजन को, वैल्यूज को, स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग को पॉलिटिक्स से जुदा रखो? क्या नेशन स्टेट सिस्टम की अजम्पशन थी कि पॉलिटिक्स को
पॉलिटिकल सिस्टम को रिलीजन से आइसोलेटेड रखो। तासीर थी या नहीं थी? ऐसे ही शीजा बेटा, ऐसी शीजा बेटा, क्या कैपिटलिज्म का प्राइमरी अजम्पशन ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग और वैल्यूज को मार्केट प्लेस से साइड पे रखो? कैपिटलिज्म भी इस नैरेटिव पे ऑपरेट करता है या नहीं करता कि स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, वैल्यूज को, रिलीजन को मार्केट प्लेस से डिसएसोसिएटेड रखो? कहता या नहीं कहता? ठीक हो गया। अब मुझे ये बताओ कि क्या इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलीजन डिसएसोसिएट हो सकता है? अगर हम इसे डिसएसोसिएट कर दें तो क्या सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पूरा होगा? क्या सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी पूरा होगा? ठीक है हुजैफा, मैंने बेस बना दी मैंने बेस बना दी। ठीक है, अब मैं तुझे क्रिटिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने लगा। ठीक हो गया। क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर क्या है? ग्लोबल डोमिनेंट सोशल ऑर्डर क्या है? कैपिटलिज्म। पूछता बेटा। और डोमिनेंट पॉलिटिकल ऑर्डर कौन सा है? ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है? नेशन स्टेट सिस्टम। ठीक है ऐसा ही है। अच्छा, कैपिटलिस्ट ऑर्डर की थ्योरेटिकल डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म, नेशन स्टेट सिस्टम। ऐसा ही है बुशरा बेटा? अभी तक मैंने कोई गलत तो नहीं बोला? डोमिनेंट सोशल ऑर्डर की थ्योरेटिकल डायमेंशन क्या है? इकोनॉमिक लिबरलिज्म या नेशन स्टेट सिस्टम। ऐसा ही है। अब अरूज बुशरा बेटा, कहानी जरा समझनी है। ठीक है, ये कहता है कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर यानी कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं। यानी नेशन स्टेट सिस्टम और इकोनॉमिक लिबरलिज्म कोई थ्योरी नहीं। ठीक है, तासीर डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, क्योंकि थ्योरी वो चीज होती है जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो और यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। जबकि ये थ्योरीज वेस्ट की फेवर में बाइस्ड हैं। ये थ्योरीज, ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल निजाम को रिफ्लेक्ट करते हैं और इन थ्योरीज को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। बुशरा बेटा, पीछे से दोबारा लिंक करूं। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर यानी कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरेटिकल फाउंडेशंस पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, क्योंकि थ्योरीज वो चीज होती हैं कि जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड पॉलिटिकल और वेस्टर्न सेंटर्ड ओपिनियंस हैं। अगर यहां तक कॉन्सेप्ट फोकस हो गया तो मुझे ओके कॉल दो। ठीक है, अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट फिर क्या कहता है? कहते हैं कि ये थ्योरीज यानी नेशन स्टेट सिस्टम, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये कहती हैं कि रिलीजन को और वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो। ये कहता है कि डोमिनेंट सोशल ऑर्डर की थ्योरीज ये कहती हैं
कि रिलीजन को, वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो। लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तरह सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। डोमिनेंट सोशल ग्लोबल डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर, कैपिटलिस्ट ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरीज नहीं, बल्कि वो वेस्ट के बाइस्ड ओपिनियंस है। क्योंकि थ्योरी वो चीज है जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो और यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड, पॉलिटिकल और, ठीक है, वेस्टर्न सेंटर्ड बिलीफ्स हैं। अब ये थ्योरीज कहती हैं कि रिलीजन को, वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखा जाए। लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। अब ठीक है, यहां तक बच्चों चौकस हो गया, यहां तक क्रिटिकल थ्योरिस्ट की आर्गुमेंट चौकस हो गए, उसकी अजम्पशन चौकस हो गई। अब नवाज ये कहता है कि वेस्ट कहता है, ठीक है, इसके आगे ये कहता है कि वेस्ट कैपिटलिस्ट स्कूल इसलिए इस बात पे विजिट है कि रिलीजन और वैल्यूज को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखो, क्योंकि वेस्ट को पता है कि उसका निज़ाम एक्सप्लॉयटेटिव है, उसका निज़ाम इमोरल है और उसका निज़ाम एक वाइटल क्लास को फेवर करता है और मेजॉरिटी यानी ट्रिवियल को एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है। अब ये कहता है कि ये रिलीजन और वैल्यूज को इसलिए पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से जुदा रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका निज़ाम वैल्यूज पे पूरा नहीं उतरता, रिलीजन के मॉरल जस्टिफिकेशन के ऊपर पूरा नहीं उतरता। वो जानते हैं कि उनका निज़ाम एक्सप्लॉयटेटिव है और उनका निज़ाम एक छोटी सी क्लास को फेवर करता है। लेकिन वो मैसेज को अपने निज़ाम के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन्स का पता नहीं लगने देते, क्योंकि उनके हाथ में एक टूल है, मीडिया, और वो मीडिया के जरिए अपने निज़ाम की सिर्फ खूबसूरत और अच्छी बातें प्रेजेंट करते हैं। वो अपने निज़ाम के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन्स को सरफेस नहीं होने देते। ठीक हो गया। अब ये कहता है कि ये ऐसा मुमकिन नहीं कि एक निज़ाम हमेशा रहे और हर जगह पे एप्लीकेबल हो। हर निज़ाम एक खास वक्त, एक खास जगह तक महदूद हो सकता है। अगर मैसेज यानी कॉमनर्स को डोमिनेंट सोशल ऑर्डर के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन्स का पता चल जाए, तो मैसेज कलेक्टिव एफर्ट के जरिए इस डोमिनेंट ग्लोबल सोशल ऑर्डर के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम से एमेंसिपेशन यानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं और इसकी जगह एक ऐसा एजिलिटेरियन निज़ाम ला सकते हैं, ऐसा बराबरी का निज़ाम ला सकते हैं जो सब की फेवर में हो। चुनाचे मैसेज को कलेक्टिव एफर्ट के जरिए इस डोमिनेंट एक्सप्लॉयटेटिव
सोशल ऑर्डर से एमेंसिपेशन हासिल करके एक ऐसे निजाम को लाना चाहिए जो बराबरी या एजिलिटेरियन वैल्यूज पे बेस कर रहा हो। सो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। मैं तेजी से दोबारा पूरी कहानी बताने लगा। डोमिनेंट सोशल ऑर्डर जिन थ्योरीज पे खड़ा है वो कोई थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी वो चीज होती है जो अनबाइस्ड हो, एपॉलिटिकल हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, जबकि ये वेस्ट के बाइस्ड और पॉलिटिकल बिलीफ्स हैं, वेस्टर्न सेंटर्ड, वेस्टर्न फेवर्ड बिलीफ्स हैं। अब ये बिलीफ्स कहते हैं कि रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से डिसइंटीग्रेटेड रखो, लेकिन रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से डिसइंटीग्रेट नहीं रह सकता, क्योंकि रिलीजन पॉलिटिक्स और इकोनॉमी की तरह सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट है। लेकिन वेस्ट रिलीजन को पॉलिटिक्स और इकोनॉमी से इसलिए डिसोसिएट रखना चाहता है क्योंकि वेस्ट को पता है कि उसका निज़ाम एक्सप्लॉयटेटिव है और उसका निज़ाम एक छोटी सी क्लास को फेवर कर रहा है। लेकिन वेस्ट मैसेज को अपने एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन्स का नहीं पता चलने देता, क्योंकि वेस्ट के हाथ में एक पावरफुल टूल है मीडिया, और वो अपने मीडिया के जरिए अपने निज़ाम के सिर्फ स्ट्रॉन्ग फीचर्स को, सिर्फ पॉजिटिव्स को प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन हर निज़ाम हमेशा के लिए हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं रहता। हर निज़ाम एक खास वक्त एक जगह तक महदूद होता है, एक खास टाइम स्पेस कवरेज रखता है। हर निज़ाम बदल सकता है। चुनाचे मैसेज अगर इस निज़ाम के एक्सप्लॉयटेटिव डिजाइन्स को समझ लें और मैसेज इस निज़ाम के खिलाफ उठ खड़े हों, तो वो इस एक्सप्लॉयटेटिव निज़ाम जो कि एक छोटी सी वाइटल फ्यू को फेवर कर रहा है और ट्रिवियल मैनी के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, वो इस निज़ाम से एमेंसिपेशन हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह एक ऐसा निज़ाम ला सकते हैं जो मैसेज को फेवर करे, ना कि एक छोटी सी क्लास के फेवर में हो। चुनाचे इस डोमिनेंट सोशल ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म से एमेंसिपेशन हासिल करके एक एजिलिटेरियन निज़ाम लाने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, अगर यहाँ तक पूरी कहानी समझ आ गई है तो मुझे चौकस कॉल दो। अब तक तो फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए। डन बच्चों, क्लियर? यानी अब पूरी चेन में तुम लोगों को दिखा दूं, पूरी चेन में तुम लोगों को दिखा दूं। जी जी, राखा बेटा, क्लोज डिल। ये देखो, अब क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो थ्योरिस्ट हैं जो कैपिटलिज्म के निजाम को रिप्लेस करना चाहते हैं एक एजिलिटेरियन सिस्टम से, यानी वो डोमिनेंट सोशल ऑर्डर ऑफ कैपिटलिज्म से एमेंसिपेशन हासिल करना चाहते हैं। शहबाज, बात समझ आ गई? ये एमेंसिपेशन हासिल करने के लिए वो नियो मार्क्सिज्म के आइडियल्स को बेस बना के सुपर स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को क्रिटिसाइज करते हैं। यानी नियो मार्क्सिज्म क्या कहता है? द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी शेप्ड बाय इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और क्योंकि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटेटिव है, ठीक है, कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव है, इसलिए चुनाचे वो एमेंसिपेशन के लिए पहले नियो मार्क्सिज्म को इस्तेमाल करके कैपिटलिज्म के सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं और उसको, ठीक है, फिर, ठीक है, कैपिटलिज्म के निजाम को रिप्लेस करना चाहते हैं विद सम एजिलिटेरियन निजाम। अब वो जो निजाम प्रपोज करना चाहते हैं वो निजाम क्लोज टू मार्क्सिज्म है, लेकिन ये कभी भी मार्क्सिज्म का नाम नहीं लेते। ये मार्क्सिज्म का नाम लिए बगैर जो मॉडल प्रपोज करते हैं वो मार्क्सिस्ट मॉडल के क्लोज है, यानी वो क्लासलेस सोसाइटी के क्लोज है। तो क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो थ्योरिस्ट हैं जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के हैं, ठीक है, जिसे फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है।
वो एमेंसिपेशन चाहते हैं इस अजम्पशन पे कि डोमिनेंट सुपर स्ट्रक्चर एक्सप्लॉयटेटिव है, और वो उसे रिप्लेस करके, ठीक है, रिप्लेस करके उसे किसी एजिलिटेरियन वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है राबिया बेटा, मुझे क्या पता, बस वो अपने आप को एक स्पेशल स्कूल के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को पूरी क्रिटिकल थ्योरी, पूरी क्रिटिकल थ्योरी क्लियर हो गई कि ये क्रिटिकल थ्योरी किस ब्लॉ का नाम है। आई होप सो अब तक तुम्हें ये पूरा मॉडल समझ आ गया होगा। ठीक है, मार्क्सिज्म कराते कराते मैंने तुम्हें, सॉरी, क्रिटिकल थ्योरी कराते कराते मैंने तुम्हें मार्क्सिज्म और नियो मार्क्सिज्म दोनों करवा दिए। आई होप सो मेरे बहनों